एमपीजी के ऑनलाइन क्रैश कोर्स, इसको हमने टारगेट सिलेक्शन 2020-21 नेम दिया था। आज इसकी 9th क्लास है और इसमें हम दो टॉपिक ले रहे हैं। एक आपका मध्य प्रदेश में सिंचाई और नदी घाटी परियोजना और दूसरा आपका मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन एनर्जी रिसोर्सेस। देखिए, मध्य प्रदेश में सिंचाई और नदी घाटी परियोजना, तो जैसे कि आपको पता है कि आपका सिंचाई की जो की जाती है वो एग्रीकल्चर में होती है। आपका वैसे भी मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर देखा जाए तो वर्षा कंपैरेटिवली कम होती है। आपका बहुत बड़ा एरिया है जिसमें आपकी जो वर्षा है 100 सेंटीमीटर से भी कम होती है, बहुत बड़ा एरिया है। इसीलिए यहाँ पर आपकी जो वर्षा होती भी है तो वो आपकी खरीफ की फसल के लिए ही सफिशिएंट होती है। उसके बाद आपकी रबी की फसल के लिए सिंचाई की तो बहुत विशेष आवश्यकता होती है। तो एमपी में देखा जाए तो बहुत बड़ा ऐसा एरिया है जहां पर इनकी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी कि एमपी में आपका 37.4% भाग पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, यानी कि आपका जो और शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शुद्ध क्षेत्रफल आपका 64.4%, यानी कि आपका जो जहां पर फसल बोई जाती है उस एरिया में भी आपका सिर्फ 64.4% भाग पर ही इनकी सिंचाई हो पाती है। आपकी बकाया फसलें यानी कि बिना सिंचाई के ही संपन्न होती हैं। तो आज भी यानी कि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सिंचाई का जो संसाधन है उनकी कमी है। मध्य प्रदेश का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल जो है 9876 हजार हेक्टेयर है, यानी कि आपका मध्य प्रदेश में शुद्ध सिंचित जो क्षेत्रफल है वो आपका 9,876 हजार हेक्टेयर ही है। मध्य प्रदेश में समस्त फसलों का सिंचित क्षेत्रफल आपका जितने भी फसल हैं जिस टाइप से भी है वो यदि हल्का फुल्का भी वहां सिंचित किया जाता है, यदि उसको भी हम काउंट कर लें तो आपका 10,617 हजार हेक्टेयर है, यानी कि आपका शुद्ध क्षेत्रफल तो आपका 9876 है और आपका टोटल कंप्लीट को मान लिया जाए तो 10,617 हजार हेक्टेयर ही है। आपका ग्वालियर में सबसे पहले 1905 में ग्वालियर राज्य के तत्कालीन महाराजा ने सिंचाई सुविधाओं के लिए सिंचाई विभाग की स्थापना की थी। यदि हम वर्तमान में जो आधुनिक काल की बात करते हैं तो ये ग्वालियर में सिंचाई विभाग की स्थापना की गई थी जो ग्वालियर रियासत में। और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन आपका जो किया गया है वो 1980 में किया गया, यानी कि ये नर्मदा के जल का उपयोग करने के लिए। मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना 1976 में की गई। डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन स्टार्टेड बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर स्टोरेज टैंक लॉन्ग बैक इन फर्स्ट सेंचुरी एडी बाय चंदेल किंग्स इन खजुराहो, यानी कि हम बहुत प्राचीन काल में यदि देखें तो पानी को स्टोरेज करने के लिए आपके चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो में आपके वाटर टैंक का जो कंस्ट्रक्शन करवाया। ये आपका एंशिएंट पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो ये इरिगेशन उसमें उससे वाटर टैंक जो बनते थे उनसे होता था। Recent development in the irrigation has started in Wainganga Canal system in Balaghat district was completed in 1923, यानी कि आपका रिसेंट डेवलपमेंट एग्रीगेशन के बारे में हम देखें तो आपका जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में वैनगंगा की कैनाल को निकाल करके इसको स्टार्ट किया गया था, या हम ये कह सकते हैं कि एमपी में सबसे पहला आपका जो कैनाल सिस्टम है वो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में आपका कंप्लीट हुआ था जून 1923 में। और ईयर 1927 में आपका
ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि डैम बना करके आपका जो इरिगेशन का काम स्टार्ट किया गया था वो आपके ग्वालियर में किया गया था। यहाँ पर ग्वालियर के जो महाराजा थे उन्होंने तिगरा डैम का कंस्ट्रक्शन किया था ग्वालियर में, और ये आपका 1927 में ये इरिगेशन डेवलपमेंट के मामले में बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आपका कैनाल, ये सबसे पहले आपका बैनगंगा नदी पर बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, और डैम आपका तिगरा जो डैम है ग्वालियर में 1927 में, ये ग्वालियर महाराज ने किया था उस समय। अब हम देखते हैं कि एमपी में जो सिंचाई के साधन वो कौन कौन से हैं और उनका इरिगेशन का मतलब जो कितना एरिया उनसे कवर होता है या कितना परसेंट किस साधनों से यानी कि सिंचाई होती है। तो मध्य प्रदेश में आपका कुओं और नलकूप यानी कि वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, इनसे आपका जो इरिगेशन होता है वो टोटल का आपका 66.76% भाग पर यानी कि कुओं से और नलकूप से सिंचाई होती है। और आपका नहरों से आपका जो है 17.8% होती है आपका नहरों से। और इसमें आपका जो तालाबों से सिंचाई होती है आपका 22.3 यानी कि % तालाबों से होती है, और अदर जो रिसोर्सेस हैं इनके अलावा वो 12% में आ जाते हैं। ये शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। आप इसको पूरा पाइप डायग्राम से आप देख सकते हैं। कैनाल सबसे ज्यादा आपका बेल्स एंड ट्यूबवेल्स होती है यानी कि आपकी कुओं और नलकूप से होती है, ये 66.76%। ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में आपके कुओं से और ट्यूबवेल से होती है। आपको जमीन यानी कि ट्यूबवेल खोद करके और उनसे सिंचाई होती है। सेकंड नंबर पर आपके कैनाल्स यानी कि आपके नदियों पर बांध बना करके और आपके नहरें निकाली जाती हैं, ये 17.8 आपका। और तालाबों से सिर्फ आपका 2.3% भाग पर ही सिंचाई होती है। फिर अदर जो इरिगेशन है वो सभी इसके अलावा जो छोटे छोटे टूल्स हैं वो आपका 12.29% पर होती है। तो आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर के लिए सिंचाई का बहुत विशेष महत्व होता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में आपका इरिगेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और यहाँ पर ये जो मध्य प्रदेश की 10 प्रमुख नदियां हैं बड़ी बड़ी, इनका जो वार्षिक औसत मिलियन घनत्व जो इनकी यानी कि हमारी ये कह सकते हैं कि जितनी सिंचाई है वो इन पर इनकी 75% निर्भरता रहती है। चलिए नेक्स्ट, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई यानी कि मध्य प्रदेश में कुओं द्वारा और नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है वो मालवा एरिया में होती है। मालवा एरिया में आपके ट्यूबवेल्स और वेल्स सबसे ज्यादा हैं, और यहाँ पर आपका इसके द्वारा कुओं से और नलकूप से 66.8% भाग पर यानी कि सिंचाई होती है। और ये आपका यहाँ मेनली आपका मालवा प्लेट्यू में और कुछ आपका ये नॉर्दर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर भी आपका इसका ज्यादा यूज होता है ट्यूबवेल के लिए। चलिए कैनाल्स, मध्य प्रदेश में नहरों द्वारा जो सिंचाई है वो आपका चंबल एरिया में और दूसरा आपका नर्मदा घाटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। और इसके अलावा और भी नहरें बहुत सारी उनसे भी होती है। और नहरों द्वारा आपकी जो सिंचाई टोटल होती है वो आपका ये 7.8%, जितनी सिंचाई होती है उसमें 7.8% भाग यानी कि नहरों के द्वारा सिंचित किया जाता है। आपका 7.8% जो आपका इरिगेशन टोटल होता है वो कैनाल्स के थ्रू होता है।
और ये आपके कैनाल्स स्पेशली किस किस कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, आपका मुरैना, ग्वालियर, भिंड और श्योपुर, ये चंबल बेसिन में है। यहाँ पर चंबल बेसिन की ये डिस्ट्रिक्ट है जिनमें आपकी चंबल कैनाल से ये इरिगेशन होता है यहाँ पर। और इसके बाद आपका टीकमगढ़ और छतरपुर, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं, और आपका ये बुंदेलखंड एरिया में है। और इसके बाद आपका होशंगाबाद, विदिशा और रायसेन, ये नर्मदा बेसिन में है। इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखें कि सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो आपके इन्हीं जिलों में होती है। नर्मदा बेसिन और आपका चंबल बेसिन, दो एरिया काफी इंपॉर्टेंट है जो आपका कैनाल इरिगेशन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉन्ड्स, तालाबों से अधिकांश सिंचाई मध्य प्रदेश के जो जिले इसमें कवर करते हैं वो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी जिलों में, यानी कि आपका देखा जाए मध्य प्रदेश का जो साउथ ईस्ट पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और इसमें 2.3% भाग है वो आपका इसी तालाबों से सिंचाई होती है। और यदि किसी डिस्ट्रिक्ट का पर्टिकुलर पूछा जाए तो आपका सबसे ज्यादा जो है बालाघाट में इसी साधन से सिंचाई होती है। और इसमें आपके जो मेनली वैसे बालाघाट और सिवनी डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इसके अलावा छिंदवाड़ा और मंडला, डिंडोरी भी इन जिलों में सिंचाई होती है। और एमपी के ये ऐसे जिले हैं जहां पर यानी कि वर्षा ज्यादा होती है, तो उस जगह पर वर्षा ज्यादा होने की वजह से ये इनका काफी अच्छी तरह से पानी को कलेक्ट करने के लिए तालाबों का यूज कर लिया जाता है। चलिए अब देखें मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरें। तो जैसे कि आपको मालूम है कि नहरें जो निकाली जाती हैं वो नदियों से निकाली जाती हैं। यहाँ पर बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं और उन डैमों से फिर यानी कि आपका ये कैनाल्स निकाले जाते हैं। तो एमपी में आपका ये चंबल नहर मध्य प्रदेश में है और ये मध्य प्रदेश की काफी लंबी नहर है और इसकी जो लंबाई है वो 1287 किलोमीटर है। ये एमपी की सबसे लंबी नहर और ये चंबल नदी पर डैम इस पर बना हुआ है। और ये आपकी चंबल नहर, चंबल जो नदी पर प्रोजेक्ट है एमपी और राजस्थान का वैसे है, लेकिन इसके द्वारा जो सिंचाई एमपी में होती है चंबल नहर से, जो एमपी में आई है, इसमें आपका श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर जिलों में सिंचाई होती है। ठीक है। और चंबल कैनाल का जो इरिगेशन एरिया है वो आपका 2.5 लाख हेक्टेयर है। ये आपका इतने एरिया में ये सिंचाई इस नहर से होती है। और ये यदि हम गांव की बात करें तो आपका 13,000 विलेजेस हैं, उनकी लैंड का ये आपका इरिगेशन इसी नहर से होता है। ओके, ये कितनी आपका लैंड का होता है? 2.5 लाख हेक्टेयर लैंड का होता है। ओके, वैनगंगा कैनाल, ये आपका वैनगंगा नदी से निकाली गई है और इससे आपका एमपी में जो मेनली ये एक्चुअली में एमपी और महाराष्ट्र दोनों में सिंचाई यहाँ से हो जाती है। तो ये बालाघाट एमपी में इससे सिंचाई हो जाती है और महाराष्ट्र के भंडारा डिस्ट्रिक्ट में इससे सिंचाई हो जाती है। तो ये आपकी वैनगंगा नदी से निकाली गई है और इसमें टोटल जो इरिगेशन होता है वो 4,000 आपका हेक्टेयर में होता है। 4,000 हेक्टेयर लैंड से आपकी बालाघाट की यानी कि
सिंचित होती है। बकाया और जो फिर उसमें आपका भंडारा में इससे सिंचाई होती है महाराष्ट्र में। तवा नहर, ये आपका जहां पर आपकी तवा और नर्मदा नदियां निकलती हैं वहां से ये आपकी नहर निकाली गई है तवा, और इससे मेनली आपका जो सिंचाई होती है वो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में होती है ना। और इससे आपका 3 लाख हेक्टेयर लैंड, 3 लाख हेक्टेयर लैंड का यानी कि इरिगेशन सिंचाई इससे होती है, ठीक है। और मेनली आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपके होशंगाबाद में। हलाली नदी, ये तवा की आपकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, और इससे आपकी विदिशा और रायसेन, एमपी के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर इससे सिंचाई होती है, विदिशा और रायसेन। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। हलाली जो कैनाल है, ये इससे आपका 73.5 थाउजेंड आपका जो हेक्टेयर लैंड है उस पर रहने की इससे सिंचाई होती है। और मेनली आपका ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट में आपका है, और उससे बचा हुआ पार्ट है वो आपका विदिशा और रायसेन डिस्ट्रिक्ट में से सिंचाई टोटल कंप्लीट 73.5 थाउजेंड हेक्टेयर लैंड पर इसकी सिंचाई होती है। लेकिन ये मेनली आपका कैनाल जो है वो विदिशा डिस्ट्रिक्ट की है। वारना नहर, ये वारना नहर जो है आपकी वारना नदी से निकलती है, मध्य प्रदेश की सहायक नदी है, और यहाँ से आपकी सबसे ज्यादा सिंचाई होती है वो आपके रायसेन डिस्ट्रिक्ट में होती है वारना कैनाल से। और कुछ इसमें चार्ट में आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसमें काफी। बैनगंगा नहर, ये बैनगंगा नदी से निकलती है, और आपका बालाघाट डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्र का तो भंडारा इससे होता है। चंबल नदी से निकलती है, भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर। और एक इसकी जो दूसरी ब्रांच है वो आपकी जाती है मंदसौर और नीमच साइड में, है ना। एक इस साइड में आती है जिससे आपका श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर साइड में सिंचाई होती है, और एक आपकी जाती है वो मंदसौर और नीमच साइड में, 2 इसकी वो है नहर। हलाली नहर, और ये आपकी हलाली नदी से निकाली जाती है, विदिशा रायसेन में होती है, वारना आपका रायसेन में होती है, ठीक है। ये वही चार्ट है इसको। अब हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में आपका ये मैप के थ्रू इसमें दिखाई गई हैं आपकी नदी घाटी परियोजनाएं। सबसे पहले हम देखेंगे चंबल नदी, और ये आपका सिंध नदी और बेतवा नदी और कैन, सोन, है ना, और नर्मदा, ये काफी नदियां हैं जिनसे आपकी बांध बना करके नहरें निकाली जाती हैं आपकी सिंचाई के लिए। और यहाँ पर कई जगह पर आपके डैम पर टरबाइन चला करके विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखें नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। ये आपका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और नर्मदा नदी पर है, जो कि आप मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कही जाती है नर्मदा को। और आपका यहाँ पर 30 मेजर डैम्स हैं, 135 मीडियम डैम्स हैं, और आपका 3000 अराउंड आपके छोटे डैम प्रोजेक्ट हैं। और ये नर्मदा बेसिन के पूरे टोटल एरिया में है। नर्मदा जो वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में डेवलप किए जा रहे हैं। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और काफी लंबे समय तक चलने वाला प्रोजेक्ट है। इसमें ये कई डैम इसमें डेवलप हो चुके हैं, वहां पर इनके काम स्टार्ट हो चुका है। आपका हाइड्रो पावर भी डेवलप हो रहे हैं, वहां से यानी कि नहरें निकाल करके इरिगेशन भी बहुत बड़े एरिया में हो रहा है।
चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं। आपका इंदिरा सागर परियोजना, ये इंदिरा सागर आपका परियोजना जो है ये बहुत बड़ी परियोजना है और ये दो बहुत बड़ी हैं वैसे देखा जाए तो, एक तो इंदिरा सागर, दूसरा आपका सरदार सरोवर, इसके अलावा बहुत सारी हैं। तो ये 1984 में आपका जब यानी कि इंदिरा जी की डेथ हुई उससे कुछ दिन पहले ही 31 को उनकी डेथ हुई थी, 23 अक्टूबर 1984 में इसका उन्होंने फाउंडेशन रखा था इंदिरा गांधी का, इसका इंदिरा गांधी के द्वारा फाउंडेशन रखा गया था और ये 23 अक्टूबर 1984 में यानी कि इंदिरा गांधी ने इसका आधारशिला 23 अक्टूबर 1984 को रखी थी। और ये हाईएस्ट डैम एमपी का है, यानी कि मध्य प्रदेश का हाईएस्ट डैम है और यहाँ पर आपका ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट के पुनासा में इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ये आपका इंदिरा सागर परियोजना या इसी को पुनासा परियोजना भी बोल देते हैं, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है आपके पुनासा में। उसके बाद आपका ओंकारेश्वर, ये आपका ओंकारेश्वर ये एक धार्मिक जगह है जहां पर यानी कि इस प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया है और ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और महेश्वर ये आपका ओंकारेश्वर के ही उसके रूप में किया गया है और ये नर्मदा नदी में आपके खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। ओंकारेश्वर ओंकारेश्वर खंडवा में है और ये महेश्वर आपका खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। आपका ये वाला महेश्वर वाला प्रोजेक्ट है, नर्मदा नदी पर है और आपके मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद आपका सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, ये आपका एमपी में नहीं है बट इसमें एमपी की भागीदारी है। ये आपका प्रोजेक्ट है वो गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। ये आपका गुजरात में नया गांव जगह है, वहां पर नवगांव, और ये बहरूच जो गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये प्रोजेक्ट है और इसकी हाइट 163 मीटर है और ये फाउंडेशन इसका बहुत पहले रखा गया था। आपका 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आधारशिला रखी थी 5 अप्रैल 1961 को। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी और ये आपका 17 सितंबर 2017 में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ये आपका 17 सितंबर 2017 यानी कि एक बहुत लंबा टाइम पीरियड इसको बनाने में लग चुका है, मतलब आपके काफी लंबे इंतजार के बाद जाकर के ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए, और इसकी हाइट को लेकर के काफी लंबे समय से विवाद भी चल रहा था एमपी और गुजरात राज्यों के बीच में। फिर धीमे धीमे ये कोर्ट प्रक्रिया भी हुई और फिर धीमे धीमे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और आज एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान चारों राज्यों को इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा आपका गुजरात और एमपी को है। इसमें आपका चंबल घाटी परियोजना, चंबल घाटी परियोजना ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये आपकी कौन कौन से स्टेट की, एमपी और राजस्थान का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है और आपके चंबल नदी पर है और ये मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी परियोजना है, एमपी की सबसे पुरानी परियोजना है और ये भी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका फाउंडेशन रखा गया था और ये 1953-54 में इसको काम इसका स्टार्ट हुआ, लेकिन ये आपका जाकर के 60 में लगभग यानी कि पूरा कंप्लीट हुआ।
ठीक है। और ये इसमें 3 चरणबद्ध तरीके से इसको स्टार्ट किया गया है। पहले आपका नर्मदा सागर बांध, ये आपके मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भानपुरा जो तहसील है वहां पर चंबल नदी पर यह डैम बनाया गया। फिर आपका सेकंड नंबर पर राणा प्रताप सागर डैम, ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में चंबल नदी पर बनाया गया। उसके बाद आपका जवाहर सागर डैम और कोटा डैम, ये राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी पर बनाया गया। ये आपके इम्पोर्टेंट उनके फेजेस हैं और ये दोनों यानी कि राज्यों में 50-50 का रेशियो है। इसमें आपका एमपी और राजस्थान का 50-50 का इसमें रेशियो है। ठीक है। और उसके बाद है तवा परियोजना, ये आपके होशंगाबाद नदी पर तवा जो बांध है, एक समय ऐसा था कि ये एमपी का यहाँ पर यानी कि जो तवा नदी पर होशंगाबाद में डैम बनाया गया। और बरगी परियोजना, ये रानी अवंतीबाई सागर परियोजना भी इसको कहा जाता है ना। और ये आपकी बरगी नदी पर है, जबलपुर में है, जबलपुर के बिजोरा गांव में, बिजोरा गांव के पास में। और यहाँ पर आपका विद्युत उत्पादन यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो 90 मेगावाट का ये है। राजघाट परियोजना, ये आपका बेतवा नदी पर है और एमपी और यूपी का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। और ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में तालबेट जो जगह है वहां पर ये डैम है। तालबेट जगह है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर ये डैम बना हुआ है। और इसको यानी कि जो रानी लक्ष्मी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और ये उत्तर प्रदेश में है बेतवा नदी पर। और इससे आपका जो इरिगेशन होता है ना, तो वो आपका 34,000 हेक्टेयर लैंड में आपका एमपी और यूपी दोनों में मिला करके इससे इरिगेशन। चलिए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में 34,000 हेक्टेयर क्षेत्र में इससे सिंचाई होती है। चलिए नेक्स्ट आपका सुक्ता परियोजना, ये आपकी सुक्ता परियोजना है, ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये सुक्ता नदी पर है। ठीक है। इसके बाद आपका संजय सरोवर या अपर बैनगंगा परियोजना, ये सिवनी जिले में झपारा में है और बैनगंगा नदी पर है। ठीक है। और बाण सागर परियोजना, ये आपकी एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। इसमें आपका रेशियो जो है 50% आपका एमपी का है और 25% आपका यूपी और आपका 25% आपका बिहार, इस तरीके से इसका रेशियो है। ठीक है। और ये आपकी एमपी के शहडोल डिस्ट्रिक्ट में एक डैम जो जगह है वहां पर है और ये सोन नदी पर है। ये 1979 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और उसमें फिर चरणबद्ध तरीके से इसमें काम होता रहा। उर्मिल परियोजना, ये आपकी एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ये आपके छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आपके उर्मिल नदी पर, कहाँ पर है, उर्मिल नदी पर है। और इसमें आपका जो पानी का बंटवारा है वो एमपी का 60% और यूपी का 40% का रेशियो है। ये यहाँ प्रोजेक्ट के बंटवारे का रेशियो एमपी का 60 और यूपी का 40%, 6:4 का रेशियो है। बावनथड़ी परियोजना, ये राजीव सागर परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है और ये सिवनी जिले में है और ये बावनथड़ी नदी पर है।
पैंच परियोजना ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है और ये छिंदवाड़ा जिले में आपकी किस पर, पैंच नदी पर, ये आपके छिंदवाड़ा जिले में पैंच नदी पर, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। थावर परियोजना ये आपकी मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, थावर परियोजना, और सॉरी मंडला डिस्ट्रिक्ट में आपकी थावर नदी पर है। उसके बाद जौबरटिया शहीद चंद्रशेखर परियोजना ये अलीराजपुर में नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है हथनी उस पर है। बारियापुर परियोजना ये आपकी कैन नदी पर है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मान परियोजना ये आपकी नर्मदा नदी पर धार जिले में है ना। और माही परियोजना ये आपकी माही नदी पर धार जिले में है। सिंध परियोजना ये आपकी शिवपुरी जिले के मोहाने गांव में है, इसको अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से कर दिया गया है। कैन परियोजना ये आपकी कैन नदी पर है और ये आपकी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। वारणा परियोजना ये आपके रायसेन जिले में वारणा नदी पर है, ठीक है। ये सारे आपके प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। ये पूरे चार्ट में दिए हैं आपका, इसमें आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट तरीके से। आपका गांधी सागर ये प्रोजेक्ट चंबल नदी पर है और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजना है। ये मध्य प्रदेश के आपके मंदसौर जिले में है। राणा प्रताप सागर ये भी आपकी चंबल पर ही है, राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजना है, दोनों को लाभ मिलता है इससे। जवाहर सागर और आपका कोटा बैराज ये मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की ज्वाइंट आपका प्रोजेक्ट है। सरदार सरोवर ये आपका नर्मदा नदी पर है और आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात है ना, राजस्थान, ये चारों स्टेट को इससे फायदा होता है। और बाण सागर ये आपका सोन नदी पर है, एमपी, यूपी और बिहार का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। और उर्मिल ये उर्मिल नदी पर है और एमपी और यूपी का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा और मेजर ज्वाइंट प्रोजेक्ट को हम देखें तो उनमें रानी लक्ष्मीबाई या आपका इसी को राजघाट प्रोजेक्ट बोलते हैं, ये बेतवा नदी पर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। इसके बाद आपका ये बाघ परियोजना ये बाघ नदी पर है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। पैंच ये आपकी पैंच नदी पर है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। और ये आपका बावनथड़ी, इसको राजीव सागर भी बोलते हैं, आपका बावनथड़ी नदी पर है और ये भी आपका एमपी और महाराष्ट्र का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। माता टीला प्रोजेक्ट ये आपका बेतवा नदी पर है और एमपी और यूपी का ये भी ज्वाइंट प्रोजेक्ट है माता टीला। और काली सागर ये बाघ नदी पर है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का ज्वाइंट प्रोजेक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट आपकी नदी घाटी परियोजना है। ये आपका इरिगेशन का कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है। तो आपको मालूम है कि कुछ ऐसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं जो काफी लंबे समय से यूज किए जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में नए नए विकल्प के रूप में बहुत सारे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का भी उपयोग करना शुरू किया गया। आपके जो कन्वेंशनल सोर्सेस हैं उसमें आपका कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत है ना, आपका हाइड्रो पावर और आपका थर्मल पावर स्पेशली। और नॉन कन्वेंशनल में आपका सोर्सेस में ऊर्जा, सौर ऊर्जा यानी कि सन एनर्जी और आपके वाइंड एनर्जी ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास और ज्वारी ऊर्जा और आपका भूतापी ऊर्जा, एनर्जी, ये सारे रिसोर्सेस हैं आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आते हैं। तो एमपी में आपके
परंपरागत ऊर्जा स्रोत तो सभी हैं, लेकिन गैर परंपरागत स्रोत में आपका डेवलपिंग फेज में है, इनमें कुछ यूज हो रहे हैं, कुछ अभी नहीं हो रहे हैं। आपका यदि हम इसमें कैपेसिटी वाइज जो सोर्स ऑफ यानी कि पावर जनरेशन देखें, तो ये आपका थर्मल पावर एमपी में सबसे ज्यादा यूज होता है, यानी कि आपका टोटल जो एनर्जी यहाँ पर यूज होता है उसका 63% आपका ये थर्मल पावर का पार्ट यूज होता है। फिर आपका हाइड्रो पावर जो आपका कन्वेंशनल में है वो 16% और रिन्यूएबल आपका जो पावर है कि जिसमें आपका 19% है ना, और न्यूक्लियर का ओनली 2% आपका ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए न्यूक्लियर पावर। मध्य प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र, आपका थर्मल पावर, आपके सेंटर्स थर्मल पावर प्लांट एमपी में ये आपको शो किए गए हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जहां पर आपका कोल माइन मिलता है, जहां कोयला मिलता है, उसी जगह पर आपका थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं या लगाए गए हैं। तो ये आपका मालूम है कि एमपी में थर्मल पावर का ज्यादातर जो सेंट्रलाइजेशन होगा वो इस एरिया में होगा जहां यानी कि कोल माइन मिलेगा। तो आपको मालूम है कि एमपी के दो एरिया हैं, एक तो आपका विंध्याचल वाला एरिया है, दूसरा आपका सतपुड़ा वाला एरिया है। तो आपका ये विंध्याचल वाला एरिया है, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट इधर ये है आपके विंध्याचल, अमरकंटक, जबलपुर और संजय गांधी। और फिर आपका सतपुड़ा वाले एरिया में आपका ये पैंच, सतपुड़ा, सिंगाजी और दादा धुनी और ये चांदनी माधव, ये आपके सारे वो प्रोजेक्ट हैं जो सतपुड़ा एरिया में। तो देखिए आपका थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए एक तो आपको कोयले की जरूरत होती है, दूसरा आपकी पानी की जरूरत होती है। तो उन एरियाज में लगाए जाते हैं जहां पर यानी कि पानी भी आसानी से मिल पाए और कोयला। तो कोयला यानी कि जहां पर कोयला निकाला जाता है वो कोयला घाटी क्षेत्र, और दूसरा आपकी वहां पर नदी होना भी जरूरी है क्योंकि पानी का बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो बड़ा जो रिसोर्सेस होता है पानी का वो आपका रिवर ही होता है। तो इनसे नदियों से पानी लिया जाता है, कोयला क्षेत्र से कोयला लिया जाता है। तो ये आपका विंध्याचल कोयला क्षेत्र है, ये बृहद आपका ताप विद्युत केंद्र है, ये ठीक है सिंगरौली में है। अमरकंटक ये आपका, और ये आपका जबलपुर में, जबलपुर। हाँ, खास बात ये है, ये जितना भी आपका हाइड्रो पावर ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट जितने भी हैं एनटीपीसी यानी कि नेशनल आपका थर्मल पावर प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन के थ्रू यानी कि चलते हैं, जितने भी हैं एमपी में। बस ये आपका जो जबलपुर वाला है ये एमपीईबी का है, यानी कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल यहाँ पर यानी कि उत्पादन करता है जबलपुर में, ये एमपीबी का, बकाया सारे एनटीपीसी के हैं। संजय गांधी ये आपका एनटीपीसी का है। पैंच ये आपका छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपका उसी का है एनटीपीसी का। सतपुड़ा ये आपका बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सारणी में है सतपुड़ा, और ये दो आपके ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, सिंगाजी और आपका ये दादा धुनी, दोनों ये आपके खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। चांदनी आपका ये नेपानगर बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपका नेपानगर का जो अखबारी कागज कारखाना है उसके लिए स्पेशली ये स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और एक नया ये स्टार्ट हुआ है आपका माधव, ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। इनका डिटेल हम देखते हैं आगे आपको। तो विंध्याचल आपका विद्युत केंद्र है, ये सिंगरौली में है, और ये एमपी का लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है।
एमपी का लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है और यहाँ से आपको 5 स्टेट्स को आपकी विद्युत की सप्लाई होती है। और सिंगरौली का जो कोयला क्षेत्र है वहां से ये आपका इसमें कोयला मिलता है और रेहन नदी से पानी मिलता है। सतपुड़ा ये आपका बैतूल के पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र है, वहां से कोयला मिलता है। ये पर्टिकुलर आपका जो प्लेस है वो सारणी जगह है आपकी, है ना। पाथरखेड़ा तो कोयला क्षेत्र है, पर्टिकुलर जो जगह है वो सारणी है, वहां पर ये सारणी में आपका है प्रोजेक्ट। और ये जॉइंट प्रोजेक्ट है एमपी और राजस्थान का, तो इससे राजस्थान को भी आपकी विद्युत मिलती है और एमपी को भी। ये आपका पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से पानी मिलता है, सॉरी वो कोयला मिलता है और आपका यहाँ पर तवा नदी से पानी लिया जाता है। ये आपका संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र जो है ये आपका उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है और जोहिला जो कोयला क्षेत्र है वहां पर नहीं ये है, वहां से कोयला मिलता है और जोहिला नदी का ही पानी इसमें आता है। तो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। ये आपका अमरकंटक ये आपका जो कोयला क्षेत्र है वो है आपका शाहपुर और तवा कोयला क्षेत्र है, वहां से कोयला मिलता है आपका, ठीक है। जो सुहागपुर कोयला क्षेत्र है उसी की वो है। चलिए नेक्स्ट, चांदनी ये आपका नेपानगर में बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये एमपी का सबसे पुराना थर्मल पावर प्लांट है, क्योंकि इसका जो यूज है वो उसी में होता है, किसमें आपका जो नेपानगर का अखबारी कागज बनाने का कारखाना है उसी के लिए ये स्टेब्लिश किया गया था 1953 में। ये एमपी का ये तवा कोयला क्षेत्र में स्थापित है। पैंच ये आपका छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, जो पैंच कोयला क्षेत्र है और पैंच नदी का पानी इससे यानी कि यूज होता है। सिंगाजी ये आपके खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है सिंगाजी, और ये आपका 2014 में 2014 में ये स्टार्ट हुआ है, प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। और ये आप दादा धुनी ये भी खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, मैंने आपको बताया था अभी। और इसके बाद ये आपका धार डिस्ट्रिक्ट में आपका ये एमपी और गुजरात का जॉइंट वेंचर है आपका धार डिस्ट्रिक्ट वाला। जबलपुर का जैसे कि मैंने आपको बताया है ये आपका एमपीईबी के द्वारा है, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा है। और वो सारे इसके अलावा जो हैं वो एनटीपीसी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो संस्था है एनटीपीसी उसके द्वारा होता है। और ये जबलपुर वाला है वो सिर्फ आपका एमपीईबी का प्रोजेक्ट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। एमपी में आपके जल विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे पुराना जो है वो आपका ये गांधी सागर प्रोजेक्ट, ये एमपी और राजस्थान दोनों का ही है। राणा प्रताप सागर ये राजस्थान में है, बट ये आपका एमपी और राजस्थान दोनों का 50-50 का रेशियो है, ये आपका राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर ये आपका एमपी और राजस्थान दोनों का है, ये जवाहर सागर आपका कोटा डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के। लेकिन ये तीनों ही आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, ये एमपी और राजस्थान का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, ओके। उसके बाद मोहिनी सागर ये आपका
शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, सिंध नदी पर है। और ये आपका राजघाट, ये आपका ललितपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है, तालबेट में। ये एमपी और यूपी का प्रोजेक्ट, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। वाण सागर ये आपका जो प्रोजेक्ट है, ये एमपी, यूपी और बिहार तीनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। इसका जो डैम बना हुआ है वो शेड्यूल में बना है, बट इसमें एक बात ध्यान रखें कि इसका जो हेड ऑफिस है वो रीवा में है। इसका बरगी ये आपका जबलपुर में है। ओंकारेश्वर ये आपका खंडवा में है। महेश्वर ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट के महेश्वर में है। इंदिरा सागर ये आपके खंडवा डिस्ट्रिक्ट के पुनासा में है। यहाँ पर आपका हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट है। ये यहाँ पर नदियों पर डैम बना करके और टरबाइन चला करके आपका जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। हाँ, हाइड्रोथर्मल। और कई ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो आपके मल्टीपर्पज हैं, यानी कि आपका विद्युत का उत्पादन भी हो रहा है, आपके सिंचाई के लिए नहरें भी निकाली जा रही हैं, आपका मछली पालन भी किया जा रहा है, और कहीं कहीं आपका विंड पावर भी जनरेट की जा रही है। तो बहुत सारे यानी कि इसके यूजेस हैं, है ना। कई ऐसे भी हैं जिनको बाढ़ को रोकने के लिए भी डैम बनाए गए हैं। तो बहुत सारे मल्टीपर्पज ये प्रोजेक्ट भी है। चलिए नेक्स्ट, ये आपका चंबल पर आपका नदी पर ये तीन मैं आपको जो बता चुका हूं वो एमपी और राजस्थान के ज्वाइंट प्रोजेक्ट हैं। गांधी सागर ये आपके एमपी के मंदसौर में है, और ये एमपी और राजस्थान का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ये आपका 1960 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, 1960 में इसका। और राणा प्रताप सागर ये आपका चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और ये 1967-68 में स्टार्ट हो गया था। और जवाहर सागर ये आपका कोटा राजस्थान में है, और ये भी आपका गांधी सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम का जो ये आपका वर्गी रानी अवंतीबाई सागर जो परियोजना है ये जबलपुर में है, और इसमें 2 यूनिट्स हैं आपका। इसमें 45 मेगावाट ईच, यानी कि उसका टोटल 90 मेगावाट का आपका प्रोडक्शन होता है। बेतवा ये राजघाट प्रोजेक्ट है आपका, बेतवा नदी पर ललितपुर में है, और एमपी यूपी का प्रोजेक्ट है। ये आपका 91 में स्टार्ट हो गया था, 91 में स्टार्ट हो गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये बाण सागर आपका हाइड्रो पावर प्लांट है जो सोन नदी पर है आपका बाण सागर। ये इसकी जो लोकेशन पर्टिकुलर बात की जाए तो शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है। ये यूपी, एमपी और बिहार का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, और इसमें आपका जो रेशियो है एमपी का 50% यानी कि 2:1:1 का रेशियो है, यानी कि 50% आपका एमपी और 25% यूपी और 25% बिहार का इलेक्ट्रिसिटी आपका डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होता है। नर्मदा प्रोजेक्ट आपका नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर जो डैम बना हुआ है ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, और इस पर आपका 2004 से आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होने लगा है। ओंकारेश्वर ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, और ये 2007 में आपका ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था। महेश्वर ये आपका खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है, और ये आपका काफी पुराना है। ये 1975 नहीं, ये आपका 1975 नहीं है, ये 1975 में तो बहुत माइन्यूट स्टार्ट हुआ था, बाद में जाकर के ये 2005 में पूरी तरीके से ये काफी इसमें स्टार्ट हुआ है महेश्वर। और टॉस ये आपका टॉस नदी पर है, और ये 90 आपका इसमें ये रीवा में है, और ये 90 में स्टेब्लिश हो गया था। सिंध
ये मोहिनी सागर प्रोजेक्ट जो है सिंध नदी पर है, ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है और ये 2008 में स्टार्ट हुआ है। इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है आपका ये प्रोजेक्ट को। चलिए नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके गैर परमाणु ऊर्जा स्रोत से संबंधित हैं। इसमें नीमच में एक जगह है डेक्कन, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा आपका 130 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। और रीवा डिस्ट्रिक्ट में आपका ये अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट ये स्टेब्लिश किया गया है, ये 750 मेगावाट का है। और चांदगढ़ ये आपका शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये पवन ऊर्जा के 75 पंखों से आपके 150 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुआ, ठीक है। और कस्तूरबा ग्राम आपका ये एक जगह है इंदौर में, तो ये पूरी तरह से आपका सोलर एनर्जी पर डिपेंड हो चुका है गांव पूरी तरीके से, वहाँ सोलर एनर्जी से काम हो रहा है अच्छी तरह से। और सौर ऊर्जा आधारित आपका एक जो कोल्ड स्टोरेज है वो भोपाल में चल रहा है। और ये आपका नेप्ता बेसिस पर आपका गैस विद्युत प्लांट ग्वालियर में स्थापित हो रहा है। और अवशिष्ट कचरे से, यानी कि आपका जो बचा हुआ कचरा शहर का होता है, उससे जो विद्युत उत्पादन का काम है वो यानी कि कटवा खरगोन में स्टार्ट हो रहा है। सर्वाधिक विद्युत उत्पादन जिला जो है, मतलब जहां पर पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है, वो आपका इंदौर है। और लगभग वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश के हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है, कुछ एक आध जगह हैं जो पूरी तरह से नहीं है। मध्य प्रदेश का एकमात्र परमाणु जो संयंत्र है वो मंडला जिले में स्थापित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में पवन चक्कियां जो है आपके वो सबसे ज्यादा इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है, पवन चक्की सबसे ज्यादा इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने का कारखाना यानी कि सबसे पहले इंदौर में हुआ था, सोलर एनर्जी जनरेट करने का आपका इंदौर में। और प्रदेश में एकांश आपका विद्युत अनुसंधान केंद्र भोपाल में है, आपका इलेक्ट्रिसिटी रिसर्च सेंटर भोपाल में है। और प्रदेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र वो देवास जिले के जाम गोदरानी में है, सबसे बड़ा प्रदेश का पवन ऊर्जा क्षेत्र। ग्वालियर मुरैना में गन्ने की कोई से विद्युत उत्पादन का काम यानी कि स्टार्ट किया जाना था। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कटनी जिले का आपका बड़वारा तहसील जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका एक गांव है गुड़र, आपका कटनी जिले की बड़वारा तहसील के गुड़र गांव में एक आपका प्राइवेट कंपनी के द्वारा 7.5 मेगावाट का बायोमास पावर प्लांट लगाया जा रहा है, बायोमास पावर प्लांट लगाया जा रहा है, जिसमें आपका गेहूं की भूसी और धान की भूसी और मक्के के डंठल, इनसे यानी कि विद्युत का उत्पादन होगा। मतलब आपका जो फसलें हैं, फसलों का जो वेस्टेज होता है, उनका यूज आपका बायोमास के इस पावर प्लांट में किया जाएगा। और सौर ऊर्जा से गर्म पानी करने का देश का सबसे बड़ा संयंत्र आपका भोपाल डेयरी में लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में आपका एशिया का पहला लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संस्थान आपका इंदौर के सुख निवास क्षेत्र में स्थापित किया गया, ठीक है। और राज्य में गैस आधारित पहला परमाणु विद्युत केंद्र है वो दतिया जिले के भांडेर में स्थापित, मतलब प्रस्तावित है, जो आपका गैस पर आधारित होगा। ये आपके कुछ ऐसे हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है।
मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो स्टेब्लिश हुआ था वो 1945 में हुआ था, और ये मध्य प्रदेश, वो पुराना जो मध्य प्रदेश था उसमें ही पहले आपका एस्टेब्लिश कर दिया गया था। और मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट ये पास हुआ था आपका 1948 में, और इसी के तहत आपका MPEB का फाउंडेशन किया गया था, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये 1948 के एक्ट के तहत, और ये इसने काम करना शुरू किया था 10 दिसंबर 1950 को, ठीक है। और उस समय इसका मुख्यालय नागपुर में हुआ करता था। MPEB फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपका मध्य प्रदेश विद्युत मंडल बोर्ड है, वो देश का पहला यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ठीक है। और ये आपका मध्य प्रदेश विंड पावर पॉलिसी जो बनाई गई थी 2012 में बनाई गई, फिर बाद में एक साल के बाद ही इसमें अमेंडमेंट 2013 में कर दिया गया। मध्य प्रदेश आपका पवन ऊर्जा नीति 2012 में बनाई गई, और इसमें 2013 में संशोधन कर दिया गया। इसमें यानी कि मध्य प्रदेश में किस टाइप से पवन ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी। और मध्य प्रदेश स्मॉल हाइड्रो पावर पॉलिसी, आपके जो लघु जल विद्युत नीति, ये 2011 में बनाई गई। मध्य प्रदेश लघु जल विद्युत नीति, ये छोटे छोटे यानी कि प्रोजेक्ट बनाए जाए। इसमें 2011 में ये पॉलिसी बनाई गई कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने में पैसा भी खर्च ज्यादा होता है, टाइम भी ज्यादा लगता है, और आपके बहुत सारे जो पर्यावरण को भी क्षति पहुंचाते हैं, तो इसलिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट नदियों पर बनाए जाएं, इस पर फोकस किया गया है इस पॉलिसी के तहत। मध्य प्रदेश बायोमास पावर पॉलिसी ये 2011 में बनाई गई, और इसमें भी बाद में संशोधन कर दिया गया, यानी कि आपके बायोमास से ऊर्जा, जो आपके कृषि के वेस्टेज चीजें हैं उनका, या आपके इस टाइप के कुछ जो प्रोडक्ट हैं, मतलब जो एग्रीकल्चर के हैं, उनको किस तरीके से यानी कि विद्युत उत्पादन में काम में लाया जा सकता है, इसके लिए 2011 में नीति बनाई गई थी। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश सोलर पावर पॉलिसी, मध्य प्रदेश यानी कि आपका सौर ऊर्जा नीति 2012 में बनाई गई, और इसमें आपको सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, सोलर प्लांट लगाने के लिए, और यानी कि किसानों को भी इसमें यानी कि यूज करें, और आपका ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली इसको ज्यादा लगाया जाए, और जो बड़े बड़े आपके संस्थान है वहां पर भी इनको बढ़ावा दिया जाए, और सरकार इसके लिए आपका बहुत अनुदान भी, सब्सिडी भी दे रही है। डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो बनाया गया है वो 2010 में बनाया गया, एक नया डिपार्टमेंट, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा विभाग, ये 2020 में बनाया गया, जिसमें नए नए यानी कि जो चीजें हैं एनर्जी में किस तरह से इनको यूज में लाया जाए, किस तरह से इनका उपयोग किया जा सकता है। ये आपका एनर्जी हो गया।